यहाँ पर बच्चों अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्लास वर्क एक्सरसाइज 7 का। तो क्लास वर्क एक्सरसाइज 7 का जो भी डिस्कशन होगा उसमें जो थ्योरी इन्वॉल्व होगी मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पे चर्चा जो हो रही है वो अर्थमेटिक मीन की हो रही है। किसकी हो रही है? अर्थमेटिक मीन की। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये आपकी है क्लास वर्क एक्सरसाइज 7। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। तो बच्चों आपके पास है कि बिटवीन 1 एंड 31 एम अर्थमेटिक मीन्स। तो बच्चों सबसे पहले चर्चा ये होती है कि अर्थमेटिक मीन क्या होते हैं। बच्चों मान लो आपके पास 3 नंबर एपी में है, तो इसका मतलब अगर ये 3 नंबर एपी में है तो आप क्या लिखते हो कि जो बी माइनस ए होगा वही सी माइनस बी होगा। इसका मतलब आप लिख देते हो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, और फिर आप लिख देते हो b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। फिर बच्चों इसका मतलब क्या निकलता है कि जो b है वो a और c के मीन के बराबर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चों b की जो वैल्यू होती है वो a और c के बीच में लाई करती है, क्योंकि वो मीन है ना a और c का, तो उसके कहीं बीच में लाई करेगी। तो इसी का कंसेप्ट हम यूज करते हैं। हम कहते हैं अगर मान लीजिए कि a, कैपिटल A और C, या मान लीजिए मैंने एक और नंबर ले लिया B, मैंने कहा कि ये 3 नंबर्स भी एपी में, ये 3 नंबर्स भी, ये जो सीरीज है बच्चों ये एपी फॉर्म कर रही है। तुम कहोगे सर अगर ये भी सीरीज एपी फॉर्म कर रही है तो जो a माइनस ए होगा वही b माइनस ए होगा। ध्यान से देखिए, जो a माइनस ए होगा वही b माइनस ए होगा। तो दैट मीन्स 2a इज इक्वल टू a प्लस बी। तो यहां से बच्चों a की वैल्यू क्या आएगी? a प्लस बी बाई 2। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कभी भी 2 नंबर्स गिवन हो और अगर आप उसका अरिथमेटिक मीन निकालना चाहते हो तो आप उसको सम करो और तुमसे डिवाइड कर दो। सिमिलरली बच्चों अगर आपके पास 2 से लेके ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं, 3 नंबर्स हो सकते हैं, उनका मीन निकालना चाहते हो तो उनका सम करो, 3 से डिवाइड कर दो। तो ये जनरल कंसेप्ट होता है अर्थमेटिक मीन का। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि ये जो मीन होता है वो एग्जैक्टली कहाँ लाई करता है? बीचों बीच लाई करता है। उनके बीच में कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मिडिल में ही, कहीं बीच में हो सकता है वो मीन। ठीक है, अब लेकिन बच्चों को ये समझना होगा कि ये तो हम 3 नंबर्स की चर्चा कर रहे थे जिसमें सिर्फ 2 नंबर्स के बीच में एक ही मीन था। लेकिन बच्चों 2 नंबर्स के बीच में एक ही रैशनल नंबर नहीं हो सकता, 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। और वो रैशनल नंबर्स निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन। जैसे मैंने कहा कि a और b ये 2 नंबर्स हैं, इन 2 नंबर्स के बीच में आपने a1, a2, a3 अप टू an, ये n अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब आपके पास बच्चों यहाँ पे a1, a2, a3 अप टू an n अरिथमेटिक मीन्स है। किनके बीच में? 2 नंबर्स a और b के बीच में। तो बच्चों हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो 2 नंबर्स आपने कंसिडर किए हैं ए और बी, वो दोनों ही क्या है? पॉजिटिव। क्या है बच्चों? दोनों पॉजिटिव। तो बच्चों 2 पॉजिटिव नंबर्स के बीच में जो मीन आएगा तो उसको भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि तभी तो उनके बीच में लाई करेगा। अगर आपने अपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मीन में 2 आंसर निकाल दिए हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव वाला डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर 2 नेगेटिव नंबर्स के बीच में ही लाई करेगा और पॉजिटिव नंबर 2 पॉजिटिव नंबर्स के बीच में ही लाई करेगा अगर उनको मीन होना है तो बच्चों ये बात भी हमको ध्यान देनी होती है। लेकिन हम ज्यादातर हर क्वेश्चन में ए और बी को पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, उनके बीच में मैंने एन अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया। अब डिपेंड करता है ये एन अर्थमेटिक मीन्स आप निकालते कैसे, उसका जनरलाइजेशन कैसे करते हैं। तुम कहोगे सर A1 से लेकर के AN तक ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? कहोगे सर ये n है। तो सर ये हो गया n+1, ये हो गया n+2। तो अगर हम n अर्थमेटिक मीन्स के अलावा a और b को भी काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? n+2 हो जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आती है? क्या ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 हो जाएंगे? और बच्चों इस सीरीज का जो लास्ट टर्म होगा वो n+2th टर्म होगा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? b के बराबर होगी। तो बच्चों आप ये बात समझ पा रहे हैं? इस सीरीज का जो लास्ट टर्म होगा वो n+2th टर्म होगा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? b के बराबर होगी।
क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n+2 है, तो n+2th टर्म विल बी द लास्ट टर्म। तो बच्चों किसी भी अगर ये सीक्वेंस बच्चों एपी में है, तो एपी में हम कभी भी nth टर्म लिखते हैं तो वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन अगर आपको n+2th टर्म लिखना है तो हम लिखेंगे a तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर बच्चों, ये देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है ना। तो बच्चों ये a प्लस n की जगह n+2 है, -1 इंटू डी इज इक्वल टू b। इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a प्लस n+1 इंटू डी इज इक्वल टू b। तो बच्चों यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी b माइनस a अपॉन n+1। तुम कहोगे सर समझ गए हम कि आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहोगे सर आपने तो ये पहले ही बता रखा है कि ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है ये किसमें है बच्चों, एपी में। और बच्चों मैंने आपको बताया था एपी में अगर आपको फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में जाना हो तो आपको फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ता है, यानी कि डी। नहीं समझ में आया? इसमें डी ऐड करेंगे तो बच्चों a2 आ जाएगा, इसमें डी ऐड करेंगे तो a3 आ जाएगा। ऐसे करके आप सारे एम्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एम्स मतलब अर्थमेटिक मीन्स। तो बच्चों अगर हमें a1 निकालना हो तो हम a में क्या ऐड करेंगे, d। a2 निकालना हो तो हम a में क्या ऐड करेंगे, 2d। a3 निकालना हो तो हम a में क्या ऐड करेंगे, 3d। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसे करते करते बच्चों अगर हमें an निकालना हो तो हम a में क्या ऐड करेंगे, nd। तो बच्चों ये सारे अर्थमेटिक मीन्स निकालने का मेथड होता है। लेकिन बच्चों आपको साथ में ये भी याद रखना होगा कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सीरीज का वो होता है b माइनस ए अपॉन n+1। ये आपको डायरेक्टली समझना होगा। तो बच्चों ये जो थ्योरी है ये थ्योरी इस क्वेश्चन नंबर 1 में इन्वॉल्व होगी। जब ये थ्योरी इस क्वेश्चन नंबर 1 में इन्वॉल्व होगी तभी आप इस क्वेश्चन नंबर 1 को कर पाएंगे। अब बच्चों उस थ्योरी को आप रिलेट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 को आप सक्सेसफुली करेंगे। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 1 जिसको मैं खिसका के नीचे ले आता हूँ। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो बच्चों वंस अगेन हम लोग क्लास वर्क एक्सरसाइज 7 कर रहे हैं, उसकी अभी थ्योरी मैंने डिस्कस करी। अब मैं इस थ्योरी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि यहाँ पे दो पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 और 31। उनके बीच में m अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए। m कभी बच्चों n होता है, कभी बच्चों m होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 a2 a3। ऐसे करते करते बच्चों कितने अर्थमेटिक मीन्स है, m अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए। कह रहा है इंसर्ट करने के बाद एक रिलेशन है कि जो रेशियो है सेवेंथ मीन का किसके साथ, m माइनस वनथ मीन के साथ, वो 5:9। तो पूछ रहा है m क्या होगा, यानी यहाँ की नंबर ऑफ मीन्स यहाँ पर कितने। तो तुम कहोगे सर सबसे पहले आपने बताया था कि सबसे पहले देखो कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने, ये m। इसको मिला के और उसको मिला के कितने हो जाएंगे, m+2। तो बच्चों इस सीरीज का जो लास्ट टर्म होगा वो m+2th टर्म होगा और उसकी वैल्यू होगी 31। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस m+2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 31। तो बच्चों अगर हम इसको और ढंग से लिखते हैं तो ये हो जाएगा m+1 इंटू डी इज इक्वल टू 30। तो बच्चों यहाँ से d की वैल्यू हो जाएगी 30 अपॉन m+1। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस सर जरूर लिखा करिए। चलिए ओके, तो बच्चों यहाँ से डी आ गया। तो बच्चों मैंने आपको क्या कहा था कि मेरे को a1 निकालना है, तो a1 क्या होगा, तुमने कहा सर फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो a1 आ जाएगा। हमने कहा a2 क्या होगा, क्योंकि सर फर्स्ट टर्म में फिर से 2d ऐड कर दो तो a2 आ जाएगा। लेकिन हमें कौन से वाले मीन से मतलब है, सेवेंथ मीन से मतलब है। तो बच्चों ऐसे करते करते आपके पास सिमेट्री से सेवेंथ मीन भी आ जाएगा। बच्चों जब a1 जो है 1+1d है, a2 1+2d है, a3 1+3d है, तो a7 क्या होगा 1+7d। और बच्चों am-1th मीन क्या होगा, तुम कहोगे 1+m-1 इंटू डी। यही तो होगा बच्चों। अगर हम इस थ्योरी को जनरलाइज करते हैं तो यही तो मतलब निकला। अब बच्चों आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो सेवेंथ मीन का m-1th मीन से जो रेशियो है वो कितना है, 5:9। ठीक है, कितना है 5:9। तो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m निकल करके आ जाएगा। बच्चों सेवेंथ वाला कितना है 1+7d। ठीक है, a7 कितना है 1+7d, am-1 1+m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 5/9। तो बच्चों हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो हो गया 5 टाइम्स 1+m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 9 टाइम्स 1+7d।
इसको बच्चों धीरे धीरे सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 टाइम्स m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 9 प्लस 7, 9 जब बच्चों कितना होता है 63 डी। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। धीरे धीरे बच्चों सॉल्विंग आपको बढ़ानी है। तो ये हो जाएगा 5 डी टाइम्स m माइनस 1। क्या निकालना है बच्चों? डी की वैल्यू जरा ध्यान से देखिएगा। क्या मैंने डी की वैल्यू क्या प्लेस नहीं की है? डी की वैल्यू बच्चों मैंने बताई थी आपको क्या होगी। जरा डी की वैल्यू आपको बच्चों प्लेस करनी पड़ेगी यहाँ पर। बच्चों यहाँ पर डी की वैल्यू प्लेस करिए। डी की वैल्यू मैंने क्या निकाली है वो ऊपर निकाल के रखी हुई है बच्चों। ये है डी की वैल्यू, ध्यान से देखिए। ये डी की वैल्यू बच्चों, इसको जब तक आप प्लेस नहीं करेंगे तब तक एम कैसे निकलेगा? तो वरना इक्वेशन आपकी दो वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, निकालने आपको एक वेरिएबल है, निकलेगा ही नहीं। तो बच्चों डी आप पहले से निकाल चुके थे, तो डी को आपको यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए? तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? 5 टाइम्स m माइनस 1 इंटू डी। वॉट इज डी? 30 अपॉन m प्लस 1। क्या ये बात समझ में आई सबको? माइनस 63 डी। डी इज 30 अपॉन क्या? m प्लस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 विच इज 4। ओके, यस सर, अब समझ में आ गया। हम क्या करेंगे? 30 अपॉन m प्लस 1 सर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है सर, 30 अपॉन m प्लस 1 देखिए सर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अगर हम सर इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? बचेगा सर ये 5m माइनस 5 माइनस 63 तो बचेगा इज इक्वल टू 4। तो हो गया बच्चों 30 अपॉन m प्लस 1। बच्चों थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप करेंगे, 5m माइनस कितना हो बच्चों? 68 इज इक्वल टू 4। तो बच्चों अब आप थोड़ी सी सॉल्विंग और बढ़ाइए। थोड़ी सी सॉल्विंग आप और बढ़ानी पड़ेगी बच्चों। या अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना जल्दी आप रिड्यूस कर लें। चलिए मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 30 इंटू 5 कितना हुआ? 150m माइनस। तो बच्चों आपको बताना पड़ेगा कि 68 इंटू 30 कितना होता है। 3 8 जा हो गया 24, 3 6 जा 18, 19 20 और एक जीरो यानी 2040 इज इक्वल टू 4 टाइम्स m प्लस 1 यानी कि 4m प्लस 4। बच्चों देखो m में इक्वेशन क्रिएट कर दो। हो सकता है बच्चों आपने मेरे से जल्दी सॉल्व कर लिया हो, बस आप आंसर जरूर मैच कर लीजिएगा। 4 प्लस 2040 तो बच्चों कितना आया? 150 में से 4 माइनस करेंगे तो 146m इज इक्वल टू 2044। तो बच्चों आप बताएंगे कि ये वैल्यू कितनी आएगी? 2044 डिवाइडेड बाय 146 कितनी आ रही है? 14 आ रही है। तो बच्चों यहाँ से m की वैल्यू आपकी 14 निकल के आएगी और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14। तो बच्चों क्वेश्चन में मैंने पूरी तरह से थ्योरी इन्वॉल्व की और थ्योरी इन्वॉल्व करने के साथ आपको पूरा क्वेश्चन सिखाया भी। होपफुली सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वो है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चर्चा करते हैं। क्या लिखा है बच्चों? इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 1/4। तो सर ऐसा तो क्वेश्चन अभी पढ़ा था, लेकिन अब चलिए इसको ट्राई करते हैं। क्या लिखा है? 4 और 1/4 के बीच में आपको 4 एम्स इंसर्ट करने और उनकी वैल्यू बतानी। तो बच्चों दो नंबर है पॉजिटिव नंबर, एक 4 है और दूसरा 1/4 है। इनके बीच में बच्चों 4 क्या इंसर्ट करने? HM इंसर्ट करने। तो HM का कंसेप्ट समझिएगा बच्चों, हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। 4 HM मैंने इंसर्ट किए, H1 H2 H3 और H4। और ये बच्चों सीक्वेंस किसमें है बच्चों? HP में। क्योंकि बच्चों दो नंबर्स के बीच में अगर हम 4 हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं तो मतलब रिजल्टिंग सीक्वेंस जैसे AP में होती है वैसे ये किसमें होगी? ये HP में होगी। वैसे बच्चों दो नंबर्स के बीच में हम 4 ज्योमेट्रिक मीन भी इंसर्ट कर सकते हैं। दो नंबर्स के बीच में 4 अरिथमेटिक मीन भी इंसर्ट कर सकते हैं। दो नंबर्स के बीच में 4 हार्मोनिक मीन भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन रिजल्टिंग सीक्वेंस वही होगी जो हार्मोनिक मीन्स होंगे। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस अगर हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं तो HP में हो जाएगी, अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं तो AP में हो जाएगी, ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं तो GP में हो जाएगी। बच्चों मीन का मतलब ये होता है, सिर्फ मीन का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो नंबर्स जो होंगे उन दो नंबर्स के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, तो तुम कहोगे सर रिजल्टिंग सीक्वेंस HP में है, तो आपने बताया था कि अगर टर्म्स HP में होते हैं, अगर हम उनका रेसिप्रोकल कर दें, अगर हम उनका क्या कर दें?
रेसिप्रोकल कर दे तो वो सारे टर्म्स बच्चों किसमें हो जाते हैं, एपी में हो जाते हैं। तो कहो किस तरह अगर टर्म्स एपी में कन्वर्ट हो गए उसके बाद तो हम एपी वाला कंसेप्ट तो पूरा जानते हैं। क्या कहेंगे सर, कहेंगे सर ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4, इन दो को मिला के कितने हो गए, 6, कितने हो गए 6, 4 और 2 6। तो बच्चों जो इस सीरीज का छठा टर्म है वो क्या है, 4 है। 6 टर्म को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे फर्स्ट टर्म, क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म, देखो 1/4 है, प्लस 6 माइनस 1 मतलब 5 इंटू डी, तो लगेंगे भाई 6 टर्म कैसे लगेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और वो किसके बराबर है बच्चों, 4 के बराबर है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 5d इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 1/4। तो बच्चों यहाँ से 5d की वैल्यू हो जाएगी 4 4 जा 16, 16 माइनस 1 यानी कि 15/4। तो बच्चों यहाँ से d की वैल्यू हम निकालनी, 5 3 जा 15 यानी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। क्या बात समझ में आ गई। और बच्चों अगर d आ गई तो आप इस AP वाली सीरीज का सेकंड टर्म भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों सेकंड टर्म इसका क्या है, 1/h1, वो किसके बराबर होगा, a प्लस b। क्या बात समझ में आई। फिर 1/h2 कितना होगा बच्चों, a प्लस 2d। नहीं समझ में आया कैसे लिख रहे हैं, तो बच्चों पहले हम इनको इवैल्यूएट कर लें। तो 1/h1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4, तो बच्चों कितना हुआ 4/4 विच इज 1। तो बच्चों 1/h1 अगर 1 है तो h1 कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, 1/h2 इज इक्वल टू बच्चों कितना हुआ 1/4 प्लस 2 टाइम्स कितना आया 3/4। तो बच्चों कितना हो गया 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7/4। बच्चों 1/h2 7/4 है तो h2 कितना होगा 4/7। क्या बात सबको क्लियर है, ये बात सबको क्लियर है कि हाँ। आपने H1 निकाल लिया, H2 निकाल लिया, क्यों निकाल लिया आप H1 H2, क्यों आपको 4 हार्मोनिक मीन्स चाहिए थे। तो उनकी वैल्यू क्या है, H1 H2 H3 और H4। कई बच्चे एग्जाम में जल्दी जल्दी में 1/h1 1/h2 1/h3 1/h4 निकाल के आ जाते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बच्चों वो तो एपी में आपने निकाले, आपको किस में निकालने थे, एचपी में निकालने थे। तो आप H1 H2 H3 H4 निकालेंगे। सिमिलरली बच्चों 1/h3 आप निकालेंगे तो वो क्या होगा a प्लस 3d, d बच्चों कितना है 3/4। नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ रहा है बच्चों, देखो ना एपी वाली सीरीज जो है उसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/4 है, तो क्या लिखेंगे a प्लस 3d, 1/h4 क्या होगा a प्लस 4d, वो भी लिख दें a प्लस 4d। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों, 1/h3 कितना आया 9 प्लस 1 यानी कि 10/4, यानी 2 5 जा 10 2 2 जा 4। 1/h4 बच्चों कितना हुआ 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13/4। तो बच्चों यहाँ से h3 कितना आया 2/5 और h4 कितना आया 4/30। तो बच्चों आपने चारों आंसर निकाल लिए, आप चारों आंसर एक साथ लिख लीजिए। क्या है बच्चों h1 h2 h3 और क्या h4। तो क्या आंसर है बच्चों 1, 4/7, 2/5, 4/30। तो बच्चों ये चारों नंबर्स आपने निकाल लिए, और वो चारों नंबर्स अगर आप आंसर मैच करेंगे तो आंसर भी आपके मैच करने लगेंगे। देखिए बच्चों 1 4/7, 2/5, 4/30 यही आ रहा था, एक बार जरा चेक कर लीजिए, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर चुके हैं, तो इस लेक्चर को हम लोग ब्रेक करेंगे। या चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद ब्रेक कर देते हैं। ये हो गया आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है, 2 और 100 के बीच में 13 मीन्स आर इंसर्टेड, फाइंड द नाइन्थ मीन इफ द मीन्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सर इस क्वेश्चन को करने के बाद तो आपका पूरा एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा, एएम के लिए भी, जीएम के लिए भी और एचएम के लिए भी। तो बच्चों आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन को करते समय हम बार बार 2 पॉजिटिव नंबर को ही कंसिडर कर रहे हैं, एक बार 2 है और उसके बाद एक 100 है। अब बच्चों क्या एग्जाम्पल कहा गया, 2 और 100 के बीच में 13 मीन इंसर्ट किए गए, यानी कि A1 A2 A3 ऐसे करके A30। ये बच्चों आपका फर्स्ट केस हो गया।
फिर बच्चों 2 और 100 के बीच में G1 G2 G3 अप टू G13, क्योंकि आपको पहला केस करना है। पहला केस क्या करना है, जब ये मीन्स किस में हो बच्चों, एपी में हो, है ना। फिर दूसरा केस जीपी में हो, जब तीसरा केस एचपी में हो। तो पहले हम बच्चों कौन से कर लेते हैं, एपी में कर लेते हैं। तो बच्चों अब तो आप स्मार्ट हो चुके हैं। अगर आप स्मार्ट हो चुके हैं तो आप उनको डी की वैल्यू तो डायरेक्ट बता सकते हैं। डी की वैल्यू बच्चों क्या होती है, बी माइनस ए, यानी कि 100 माइनस 2 अपॉन एन प्लस 1। एन बच्चों होता है कौन से, जो आपने एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए थे। तो बच्चों यहाँ पे कितने इंसर्ट किए, 13। तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 14। डायरेक्ट निकाल लिया बच्चों मैंने डी। तो कितना हो गया ये 98 अपॉन 14, 14 7 जा 98। और सर आपने डी डायरेक्ट निकाल लिया। तो हमने कहा मैंने डी निकाल लिया तो मैं नाइन्थ वाला मीन भी निकाल लूंगा। तो नाइन्थ मीन जो होगा वो होगा ए प्लस 9 इंटू डी, ये तो होगा। तो बच्चों कितना हुआ, 2 प्लस 7 9 जा 63, यानी आंसर कितना गया 65। तो सर आपने तो एक लाइन में क्वेश्चन खत्म किया। तो हमने कहा हाँ बच्चों सीखने के बाद तो एक ही लाइन में करना पड़ता है। चलिए सर, अगर अब आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया, अब आपने कहा ये तो फर्स्ट वाला पार्ट था, सेकेंड वाले पार्ट में आपने इन दो नंबर्स के बीच में क्या इंसर्ट किए, 13 ज्योमेट्रिक मीन्स। कितने, 13, G1 G2 ऐसे करके आपने 13 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो कहोगे सर यहाँ पे तो डी पता ही नहीं है क्या है, ये तो जीपी आप पहली बार कर रहे हैं ना, तो आपको थ्योरी बतानी पड़ेगी। तो सर ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 13। इन दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे, 13 और 2 15। तो बच्चों इस सीरीज में जो 15वां टर्म है वो कितना है, 100। तो तुम कहोगे सर किसी भी सीरीज जो जीपी में हो तो उसका 15 टर्म कैसे लिखते हैं, 15वां टर्म सर लिखते हैं ए आर की पावर एन माइनस 1। भाई जीपी का तो एन टर्म ऐसे ही लिखेंगे ना, ए आर की पावर एन माइनस 1। नहीं समझ में आया? भाई सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए कि इस जीपी का जो 15वां टर्म है वो 100 है। तो 15वां टर्म कैसे लिखेंगे, ए आर की पावर एन माइनस 1। ठीक है, एन कितना है, 15वां। ठीक है, नहीं समझना है। तो 2 आर की पावर 14 बच्चों कितना हो गया, 100। यानी कि बच्चों आर की पावर 14 कितना हो गया, 50। यानी आर बच्चों कितना हो गया, 50 की पावर 1/14। बोलो भाई ये बात समझ में आई? बच्चों अगर आप इसको जनरलाइज भी करते हैं ना, जैसे आपने मान लो दो नंबर्स ए और बी ले लिए, उनके बीच में जब ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हैं तो वहां पे जैसे आपने ए बी में डी लर्न कर दिया, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, वैसे ही बच्चों यहाँ पे भी होता है, आर होता है बी बाई ए होल पावर 1 अपॉन एन प्लस 1। ये जो आप इसको भी लर्न कर सकते हैं डायरेक्टली, आपके पास सीरीज का कॉमन रेशियो हो जाए। चेक कर लो बच्चों, बी 100 है, ए 2 है, 100/2 करोगे तो 50 आ जाएगा। और यहाँ पे आपने 13 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए तो 13 और 1 14 हो जाएगा। देखिए भाई आ रहा है। तो आप इसको भी डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, वरना पूरा करिए। तो बच्चों आर आ गया। तो बच्चों मैंने बताया था कि कभी भी सीक्वेंस अगर जीपी फॉलो करे, एपी फॉलो करती है, तो ए1 क्या होता है, ए1 तक पहुंचने के लिए इसमें डी ऐड करेंगे, फिर इसमें डी ऐड करेंगे, फिर इसमें डी ऐड करते हैं। तो बच्चों जी1 क्या होता है, ए आर। फिर इसमें अगर हम ए आर में फिर आर मल्टीप्लाई करेंगे तो जी2 आ जाएगा, ए आर स्क्वायर। फिर जी2 में ए आर स्क्वायर में फिर आर मल्टीप्लाई करेंगे तो जी3 आ जाएगा, ए आर क्यूब, है ना। तो बच्चों जी1 क्या है, तो सर ए आर। जी2 क्या है, ए आर स्क्वायर। ऐसे करते करते बच्चों आपके पास क्या पूछा गया है, नाइन्थ ज्योमेट्रिक मीन। तो कहोगे सर वो तो जी9 हुआ, वो आ गया ए आर की पावर 9। तो सर यही वैल्यू आपको निकालनी है। तो सर आंसर की तरफ बढ़ते हैं, जी9। तो जी9 व्हाट इज ए, कहोगे सर ए तो 2। हमने कहा व्हाट इज आर, तो सर आर जो है ना वो है 50 की होल पावर 1/40। ये सर आर की पावर कितनी है, 9। तो जो आंसर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 250 की होल पावर 1/14 इंटू 9, यानी कि 9/40। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो ये बच्चों क्या है, ये आपका नाइन्थ ज्योमेट्रिक मीन है, 2 इंटू 50 की पावर 9/40। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा और सारे बच्चे कह रहे होंगे सर बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट चल रहा है
जैसे एपी में था वैसे ही जीपी में आप कर रहे हैं, वैसे ही आप एचपी के लिए भी कर रहे हैं, है ना। तो बच्चों अब हम एचपी की तरफ आगे बढ़ते हैं और इस थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको हम और ज्यादा भी समझा पाए कि अगर ये रिजल्टिंग सीक्वेंस एचपी में होगी तो हम उस एचपी में 13वां हार्मोनिक मीन या नवा हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे। बच्चों वंस अगेन आपके पास दो पॉजिटिव नंबर थे, 2 और 100, क्या थे, 2 और 100। इनके बीच में बच्चों आपने क्या किया है, 13 यानी कि H1 H2 H3 ऐसे करके बच्चों में आपने कितने इंसर्ट किए, 13 हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए ना। तो बच्चों रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में हो गई, एचपी में। ज्योमेट्रिक्स मीन इंसर्ट करते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी में हो गया। तो सर है तो एचपी में, लेकिन हम तो एपी को जानते हैं, इसलिए सारे टर्म्स को उठा करके हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो सर ये पूरी सीरीज किस में दिखेगी, एचपी में दिखेगी। बोलो भाई समझ पाए। तो ये बच्चों हो गई एचपी की जगह अब एपी में लिखेंगे। तो बाबू सर एपी तो हम जानते हैं कैसे। तो सर हम एपी में हम क्या करेंगे, हमें 9th वाला हार्मोनिक मीन निकालना है, तो हम 1/h9 निकाल लेंगे और 1/h9 जो होगा बच्चों वही हमारा रेसिप्रोकल करके H9 बन जाएगा और वो हमारा 9th हार्मोनिक मीन कहलाएगा। तो बाबू सर ये एपी में है तो हम तुरंत कर लेंगे सर, क्योंकि आपने बताया था ये टोटल 13 है, इनको मिला करके कितने हो गए, 13 और 2 15। तो सर इस एपी का 15वां टर्म कितना है, 1/100। तो सर 15वें टर्म को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। क्या है बात समझ में आई, a प्लस n माइनस 1, भाई 14 हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/100। बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए जरा जल्दी से, 1/100 माइनस 1/2 कौन बताएगा ये, क्योंकि सर जल्दी करने के लिए फिर एक ही काम है, आप यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, कर दे तो नीचे भी 100 दोनों तरफ बन जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 50 कितना होता है बच्चों, माइनस का 49 अपॉन 100। कैसे लिख दे, तो बच्चों डी की वैल्यू सही से बताइए ना कितनी आ रही है, -49 अपॉन 14 इंटू 100। इसका मतलब ऐसे लिख दें, क्या डिविजिबिलिटी नहीं है क्या कुछ, तो सर है 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो सर ये हो गया -7 अपॉन 200। अब ठीक है, और तो ज्यादा हो नहीं सकता। तो सर क्या निकाला आपने, डी निकाला। तो सर हमें एपी वाली सीरीज का दूसरा टर्म चाहिए, क्योंकि सर 1/h1 जो होगा ना वो होगा a प्लस डी, क्या होगा a प्लस डी। सर 1/h2 क्या होगा, a प्लस 2d। सर हमें ये नहीं निकालना, हमें 1/h9 चाहिए। 1/h9 क्या होगा, a प्लस 9d। सर डी की वैल्यू हमने पुट कर दी, कितनी है बच्चों, -7/2। समझ पाए बच्चों कैसे किया है। और बच्चों इसको जल्दी करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 100 कर दो, कर दोगे ना। तो बच्चों ये वाली कितनी आ गई बच्चों, जल्दी से वो तो बता दो। नीचे कितना हो गया 200, ऊपर कितना बचा 100 माइनस 7 9 जा 63, किससे डिवाइड कर रहे हैं 200 से, नहीं समझे। तो बच्चों कितना हुआ ये, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 6 गए 3 अपॉन 200। तो बच्चों ये 1/h9 आपने निकाला है, तो h9 कितना होगा 200/37। ये बच्चों आपने 9th हार्मोनिक मीन निकाला। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको थ्योरी क्लियर हुई होगी। तो बच्चों मैंने अभी आपको सक्सेसफुली क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करके दिखाया है और मैं इसका आंसर भी एक बार आपके साथ जरा मैच कर देता हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन की आंसर शायद आपने 200/37 निकाले भी है और 65 भी शायद आपने निकाला था, और 2 × 50 की पावर 9/14। तो चेक कर लेते हैं आंसर आपके आते हैं कि नहीं आते। और कहाँ गया क्वेश्चन बच्चों, ये। तो बच्चों देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर 65 आ रहा है, दूसरे क्वेश्चन का भी जो आंसर निकाला है वो भी सही आ रहा है, और थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है।
तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके 3 तो मैंने आपके सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए। अब बच्चों फोर्थ क्वेश्चन के लिए हम इस वीडियो को ब्रेक करते हैं, क्योंकि वीडियो की अगर लेंथ ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप ज्यादा देर तक नहीं देख पाओगे, इस लेंथ को छोटा कर देते हैं।